हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक। दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल फिजिक्स फैक्ट बाय अभिषेक सेट में। दोस्तों बीएचयू बीएससी एंट्रेंस एग्जाम में फिजिक्स के पोर्शन को हल करते हुए आज के लिए जो हम लोग का टॉपिक है वो है इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता का पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट पहले ही चैनल पर अपलोड की जा चुकी है जिसे आप देख सकते हैं, और अन्य वीडियोस भी जिसमें सारे महत्वपूर्ण जो चैप्टर हैं उनके वीडियोस जो है वो चैनल की प्लेलिस्ट बीएचयू बीएससी एंट्रेंस एग्जाम में पहले से ही अपलोड कर दी गई है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आप वहां जाकर बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो देख सकते हैं और अपनी तैयारी को पुख्ता कर सकते हैं। दोस्तों अब लॉकडाउन 4 चल रहा है, जिस कारण ये संभावनाएं बन रही हैं कि इसके बाद जो है एग्जाम हो सकते हैं, या देखते हैं, सरकार का कोई ठीक नहीं है। फिर भी अगर आप अपनी तैयारी में कमी नहीं आने देंगे तो ये आपके लिए ही बेहतर होगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा, और अगर आप नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, when some weight is applied on a metallic wire of length L and Young modulus Y, its length is increased by small l, the potential energy stored in the wire per unit volume is। धातु के एक तार की लंबाई L जिसका यंग प्रत्यास्था Y है में L वृद्धि होती है जब उस पर भार लटकाया जाता है। तार के एकांक आयतन में स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो देखो भैया, वो भार लटकाने में जो वर्क डन होगा, जो वर्क डन होता है वही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होती है। तो वर्क डन का जो है वो उसका हमारे पास फॉर्मूला है, आप लास्ट वीडियो में देखे भी होंगे कि W इक्वल टू हाफ F, और उसके बाद जो लंबाई में वृद्धि हुई है यानी स्मॉल l, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, यही तो जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा, तो हम इसे U लिख सकते हैं 1/2। अच्छा अब देखिए, मैं इसमें कुछ चेंजिंग कर रहा हूं। A से डिवाइड किया और इसके अलावा एक L से मल्टीप्लाई किया, तो जिससे मल्टीप्लाई किया हूं, देखो जिससे डिवाइड किया था उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और जिससे मल्टीप्लाई किया हूं उससे डिवाइड कर दूं। साथ ही साथ अब हमारे पास क्या है, एक L तो ऊपर था ही और एक L जो नीचे गुणा किया हूं वहां से भी L आ गया, ठीक है। तो इतनी चीजें जो है वो हमें मिल रही हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे, आप समझिएगा। देखिए 1/2 F/A, फिर क्या करना है L/L, L, देखो एक L और ला दिया, एक L तो था ही, एक L उसके बगल में और ला दिया, तो नीचे भी एक L लाना पड़ेगा। मल्टीप्लाई ऊपर किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, और नीचे एक L अभी पहले से पड़ा हुआ है, इसका मतलब कि इसे हम L² लिख सकते हैं। अब ये आपका क्या है, क्षेत्रफल है, और ये है लंबाई। क्षेत्रफल गुणे लंबाई ही तो आयतन होता है, तो इसका मतलब एकांक आयतन में पूछा है तो इसी से डिवाइड भी करना पड़ेगा, इसी से डिवाइड करना पड़ेगा। और साथ ही साथ आप एक चीज ये जान लीजिए, यहां अभी एक L² बचा हुआ है, देखिए ये वाला भी तो बचा हुआ है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं L²। अब जब एकांक आयतन निकालना रहेगा, समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर कॉन्सेप्ट है, तो क्या हो जाएगा 1/2 FA/L/L, ये मिलकर हो जाएंगी यंग प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है। ये हो गया यंग प्रत्यास्था गुणांक
बल बटा क्षेत्रफल, और इधर लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई जो है वो ऊपर चला गया, इसलिए L/L। ओके, ये आयतन है और इसी से तो डिवाइड करेंगे तभी तो एकांक आयतन पाएंगे। इसका मतलब हो गया अब ऊपर बचा L² और नीचे बचा कैपिटल L², और यही आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है? देखिए एक बार फिर से बता रहा हूं, W = ½ F/L। ये जो वर्क डन होगा वही पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में स्टोर होगा। फिर हमने क्या किया, अपने से चेंजिंग किया, F के अपॉन में A लिखा, तो यहाँ A नहीं था, तो जब A लिखा डिवाइड किया तो A से मल्टीप्लाई कर दिया, बात बराबर। L नहीं था हमारे पास, L से इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर डिवाइड कर दिया, अभी भी बात वही चल रही है। एक ही L था हमारे पास, तो एक L से डिवाइड किया तो एक L से मल्टीप्लाई भी कर दिया, अभी तक सब कुछ सही चल रहा है, यानी कि सारी चीजें ले देके अभी तक इसके बराबर है, क्योंकि जिस चीज से गुणा किया उस चीज से भाग भी कर दिया। अब क्या किया, एक L और ला रहे हैं, मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड कर दिया, FA/FL/AL मिलकर हो गया यंग प्रत्यास्थ Y, यहां से L², यहां से L², और ये वॉल्यूम है टोटल तार का, और एकांक आयतन में पूछा है इसलिए इसी से डिवाइड कर दिया, जब डिवाइड कर दिया तो ये टर्म खत्म हो गया। ओके, ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन। इफ S इज स्ट्रेस एंड Y इज यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, द एनर्जी स्टोर्ड इन वायर पर यूनिट वॉल्यूम इज। यदि S प्रतिबल हो तथा Y यंग प्रत्यास्था गुणांक हो, तब तार के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा होगी। ठीक है, इस बार इस फॉर्म में न देके आपसे S प्रतिबल और जो है यंग प्रत्यास्था गुणांक के फॉर्म में पूछा है। ऑप्शन मैंने यहां लिखा हुआ है, अब इसी हिसाब से हमको लाना है। तो देखिए जो ऊर्जा होती है वो होती है हाफ प्रतिबल, प्रतिबल का मतलब स्ट्रेस, प्रतिबल का मतलब स्ट्रेस, और विकृति, विकृति मतलब स्ट्रेन। तो इसको हम ऐसे लिख दें 1/2 प्रतिबल तो दिया ही है, और विकृति जो है वो हमें यंग मॉडुलस और स्ट्रेस के फॉर्म में निकालना है। तो आप एक फॉर्मूला पहले यहां देख लो, Y = क्या होता है, यंग मॉडुलस = स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ΔL से दिखा देते हैं, यानी यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी = प्रतिबल बटा विकृति। तो विकृति बराबर क्या हो जाएगा, विकृति बराबर जब इसको इधर करोगे तो ये नीचे आ जाएगा, यानी प्रतिबल बटा यंग मॉडुलस। ठीक है, तो हम यहां रख देते हैं, तो प्रतिबल हो गया, विकृति की जगह पर देखिए क्या रख रहे हैं, प्रतिबल बटा यंग मॉडुलस। अब ये आपका हो जाएगा 1/2 S² अपॉन Y, या इसी को, ये ऑप्शन है ना फोर्थ वाला, S² अपॉन 2Y लिख सकते हैं, यानी कि फोर्थ ऑप्शन सही हो गया। ओके, क्लियर है, समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ सब्सटेंस ब्रेक डाउन by a stress of 10⁶ Newton per meter. If the density of the wire is 3 × 10³ kg per meter cube, then the length of the wire which will break under its own tension when suspended vertically is। एक पदार्थ 10⁶ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के प्रतिबल पर टूट जाता है। यदि पदार्थ के तार का घनत्व 3 × 10³ kg प्रति मीटर क्यूब हो, तब तार की वह लंबाई जिससे उसे ऊर्ध्वाधर लटकाने पर वह स्वयं टूट जाए होगी। अच्छा, पहले समझ लीजिए कि इसमें कह क्या रहा है। जैसे मान लीजिए कि ये तार है, पहले एक रिजिड सपोर्ट बना लिए और एक तार बना लिए। कह रहा है कि इस तार के लिए जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है यानी भंजक प्रतिबल है वो है आपका 10⁶, पर हमें कोई प्रतिबल नहीं लगाना है, हमें कोई वेट नहीं लटकाना है, हमें खींचना नहीं उसको तोड़ने के लिए। वो कह रहा है कि इस पदार्थ का, इस सब्सटेंस का कितना लंबा तार बना दिया जाए कि जब उसे लटकाए तो अपने भार की वजह से टूट जाए।
अपने वेट की वजह से टूट जाए। भाई बहुत लंबा तार हो जाएगा तो उसका वजन भी तो बढ़ेगा, तो वजन बढ़ेगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में लाई करती है, तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर अर्थ नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी और ये जो है तार जो है वो ऊपर किसी रिजिड सपोर्ट से टिका रहेगा, तो नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी। एक ऐसा लंबाई आएगा, जब लंबाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो नीचे की फोर्स लगने वाला इतना अधिक हो जाएगा कि वो तार अपने से टूट जाएगी। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ इतनी लंबाई तक आते थे, वो टूट गया, तो वही पूछ रहा है कि इस तार की वो क्या लंबाई होनी चाहिए जिसके कारण उससे जब ऊपर से लटकाएं हम तो अपने भार की वजह से खुद ही टूट जाए। कोई फोर्स नहीं लगाना है, कोई वेट नहीं लटकाना है, वो अपने वेट की वजह से टूटे। तो ठीक है, हम लोग देख लेते हैं सॉल्यूशन। ब्रेकिंग स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस का मतलब होता है भंजक प्रतिबल। ये होता है बल बटा के क्षेत्रफल, ठीक है, बल बटा के क्षेत्रफल। अब हमने कहा कि इसमें कोई फोर्स आपको नहीं लगाना है, तो बल लगेगा कहां से? उसके भार की वजह से, और भार जो है वो mg की इक्वल होता है, वेट जो है वो mg की इक्वल होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं, s से दिखा दें, mg अपॉन में a। अब क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि हमें m नहीं पता है, m हमें नहीं पता है। तो हमने क्या किया, इस m को v इंटू रो लिख दिया, आयतन गुणे घनत्व यानी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास के इक्वल हो जाता है। लेकिन समस्या अभी भी जस की तस है क्योंकि हमें वॉल्यूम भी नहीं पता है। तो हम लोग वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं कि नहीं? क्षेत्रफल गुणे लंबाई बराबर हो जाएगा आयतन। तो हम यहां क्या करेंगे, वॉल्यूम की जगह पर एरिया इंटू लेंथ, रुकिए इसी में ज्यादा 3-5 हो गया, एरिया इंटू लेंथ इंटू आपका, देखिए ये एरिया है, ये लेंथ है, ये दोनों मिलकर वॉल्यूम बन जाएंगे, ये डेंसिटी है और ये जी है। ए से एक कट गया। अब देखिए हमारे पास लेंथ ही निकालना ही था, रो पड़ा हुआ है, जी पड़ा हुआ है और एस पड़ा हुआ है। अब यहां से निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए एल इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, आराम समझो, एल इक्वल टू एस तो रहेगा ही ऊपर, और नीचे क्या हो गया, रो इंटू जी। एस हो गया 10 पावर 6, रो की वैल्यू है 3 इंटू 10 पावर 3, और जी की वैल्यू 10 सपोज कर ले रहे हैं। अगर 9.8 भी सपोज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आंसर कितना अप्रॉक्स चला जाएगा कि आप समझ जाएंगे कि यहाँ क्या हो सकता है। तो एग्जाम में टाइम बचाना है आपको, तो बहुत रेयर परिस्थिति में ही 9.8 लीजिए, अदरवाइज 10 रखकर सॉल्व करिए और जो सबसे नजदीक वाला आंसर आ जाए वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इससे आपका टाइम बचेगा। अब यहां से 10 की घात 6, अरे 4 नीचे हो गया 10 पावर 4 और ऊपर 10 पावर 6 है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो गया, यानी 10 पावर 2 बचा रहेगा। 10 पावर 2 का मतलब 100 से जब 3 को आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा भाई, 33.33 मीटर। तो अगर उस तार की लंबाई 33.3 मीटर हो जाए तो वह तार अपने ही वेट की वजह से जब उसे हम लटकाएंगे तो वो क्या करेगा, टूट जाएगा। आइए 4th क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी, इफ स्ट्रेस इज इंक्रीज्ड द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज। हुक के नियमानुसार यदि प्रतिबल को बढ़ाया जाए तो प्रतिबल तथा विकृति का अनुपात होगा। अच्छा, अब जरा सोचो, हुक ने क्या बताया था? हुक के हिसाब से, इलास्टिसिटी के हिसाब से उन्होंने क्या बताया था कि भाई, अच्छा एक मिनट मैं थोड़ा रफ कर देता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं। हुक ने ये बताया था, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, स्ट्रेस
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन, यानी प्रतिबल अनुक्रमानुपात होता है विकृति का। ठीक है, और अब जरा सोचो, स्ट्रेस को बढ़ाया गया तो ये इसके प्रोपोर्शनल है, तो ये भी तो बढ़ेगा। और उसने कहा कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशियो निकालना है आपको। स्ट्रेस सॉरी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये रेशियो निकालना है भाई। पहले मान लो कि ये रेशियो 3/2 था, सपोज कर लेते हैं 3/2 था। अब हमने स्ट्रेस को इंक्रीज किया 2 टाइम्स, तो ये प्रोपोर्शनल है तो ये भी प्रोपोर्शनल हो, मतलब जितना इसमें इंक्रीज होगा उसी हिसाब से इसमें भी होगा। तो लो भैया यहां भी 2 हो गया, तो ले देकर वो वापस उतना ही रह जा रहा है। स्ट्रेस में जितना इंक्रीज होगा उतना ही इंक्रीज स्ट्रेन में होगा, यानी जितना प्रतिबल में वृद्धि हो रहा है उतनी ही वृद्धि विकृति में होगी, और अनुपात हर कंडीशन में एक जैसा ही रहेगा। यहां अनुपात नहीं पूछता, केवल पूछता तब विकृति में क्या होगा, तो विकृति भी इंक्रीज करती, यानी स्ट्रेन इंक्रीज करता। बट रेशियो पूछा है तो भैया जितना उसमें इंक्रीज करेगा उतना ही इसमें कर रहा है, तो वो जो इंक्रीजमेंट है वो कट जाएंगे और वापस जो है वो रेशियो जो है वही रह जाएगा। इसलिए हम लोग का थर्ड ऑप्शन जो रिमेन सेम है, रिमेन कांस्टेंट है, यही सही होगा। ओके, क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, अ वायर ऑफ लेंथ स्मॉल l एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया a is made of a material of Young modulus y. If wire is stretched to a length L plus x by applying same force, then the work done by the force is L लंबाई तथा A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाला एक तार जिसका यंग प्रत्यास्था गुणांक y है, यदि एक बल द्वारा खींचकर इसकी लंबाई L plus x कर दी जाती है तो बल द्वारा किया गया कार्य होगा। अच्छा दोस्तों, आप लोग ये ध्यान दिए होंगे, ये टॉपिक जब से शुरू हुआ है इस तरह के क्वेश्चन बहुत बने हैं, इस तरह के क्वेश्चन बहुत बने हैं। तो पैटर्न समझ जाओगे एक बार में। ये जो थंबनेल पे होता है इसमें हम कोशिश करते हैं कि आपको वो पैटर्न समझ में आ जाए जिस पैटर्न पे क्वेश्चन बन रहे। जैसे अब आप जब ये दोनों वीडियो आप देख लोगे, आपके दिमाग में एक तो चीजें सेट हो जाएगी कि हमको किस तरह से किस क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान देकर जाना है। हालांकि पढ़ना भाई सब है, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ यही आएगा, पढ़ना सब है, लेकिन फिर भी किस तरह का पैटर्न जो है वो ज्यादा चल रहा है और किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, ये जो है वो आप बार बार देखेंगे। तो दोस्तों इस तरह जो है आप अपनी तैयारी को एकदम पुख्ता रखिए, ठीक है। और जो है कम से कम फिजिक्स में आपका 40 के ऊपर सही होना चाहिए। ओके, आइए इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने पढ़कर सुना दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, W इक्वल टू हाफ F इंटू एक्स, और लंबाई वृद्धि x हुआ भी है। पिछले वाले में L लिया था, लेकिन यहां पर x लेंगे क्योंकि पहले L थी और कितना इंक्रीजमेंट हुआ है x का। ओके, फिर वही काम करना है, हाफ यंग प्रत्यास्था गुणांक के टर्म में यहां x करना पड़ेगा, यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां हो जाएगा L, और एक जो होगा आपका a भी होगा क्योंकि a से डिवाइड किया है। अब ये चीज आपका हो गया यंग मॉडुलस, तो W इक्वल टू हो गया हाफ y a एक्स स्क्वायर अपॉन में L, यही आपका वर्क डन हो जाएगा। और अब तक ये चीजें आपको याद भी हो गई होंगी। अब आइए, कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछकर फंसा दिया जाता है। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज, दृढ़ता गुणांक का विमीय सूत्र होगा। तो दृढ़ता गुणांक का विमीय सूत्र, अब दृढ़ता गुणांक का जो फॉर्मूला है वो है आपका शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, या आपका अपरूपण
कोण अपरूपक कोण बटे अपरूपण विकृति, तो इससे तो निकालना मुश्किल है। अब मैं आपको बता रहा हूं, दृढ़ता गुणांक या यंग प्रत्यास्थता गुणांक या आयतन प्रत्यास्थता गुणांक या सिंपली प्रत्यास्थता गुणांक या दाब इन सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला केवल एक ही होता है और वो है ml-1t-2। यानी फिर से एक बार इंग्लिश वालों के लिए, चाहे प्रेशर हो, ध्यान सुनिएगा, प्रेशर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, फिर यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, सबका जो है एक ही डायमेंशनल फॉर्मूला होता है और वो है आपके सामने ये ml-1t-2। ठीक है, और जो आपका अच्छा स्ट्रेस का भी यही होता है, तो 6 हो गए। स्ट्रेस का भी यही होता है, यानी प्रतिबल का भी यही होता है। तो आप एक फॉर्मूला याद रखेंगे, 6 का काम हो जाएगा। और जो आपका ये है विकृति यानी स्ट्रेन, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, ये डायमेंशन लेस होती है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, अ वायर ऑफ डायमीटर 1 mm breaks under a tension of 1000 Newton. Another wire of same material but has diameter 2 mm breaks under the tension of, एक तार जिसका व्यास 1 mm है 1000 न्यूटन के तनाव पर टूट जाता है। एक उसी पदार्थ का दूसरा तार जिसका व्यास 2 mm है को तोड़ने के लिए तनाव चाहिए होगा या तनाव होगा। अच्छा, जो ब्रेकिंग टेंशन होता है ना, वो प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन न देकर डायमीटर दिया हुआ है, तो हम इसको रेडियस में बदल लेते हैं, यानी पाई आर स्क्वायर। अब पाई तो कांस्टेंट है, आप सभी लोग जानते हैं। इसका मतलब टी जो है वो प्रोपोर्शनल किसके हो गया, आर स्क्वायर के। अब जरा सोचो, पहले वाले तार का जो डायमीटर यानी व्यास है वो 1 mm है और दूसरे का 2 mm। तो जब व्यास दोगुना है तो त्रिज्या भी दोगुनी होगी। यानी कि अगर हम इसे T1 सपोज करें और इसे R1 सपोज करें, तो जो T2 होगा उसके लिए जो R होगा, ध्यान समझिएगा, जो उसके लिए R होगा वो पहले वाले तार का दोगुना होगा, क्योंकि व्यास अगर दोगुना है तो त्रिज्या भी तो दोगुनी ही होगी। तो यानी हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2R1 का स्क्वायर। क्लियर है, व्यास दोगुना है इसलिए त्रिज्या भी दोगुनी होगी। और दूसरे तार की बात करें, हमें दूसरे तार के लिए क्या चाहिए, टेंशन चाहिए। अब जरा सोचो, T2/T1 की बात कर रहे हैं तो ये जो कांस्टेंट आएगा वो कट जाएगा, ये हो जाएगा। चलो एक काम कर देते हैं, पहले R2 ही रख देते हैं ना, फालतू में आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी पहले R2 रख देते हैं, हो गया R2/R1 का होल स्क्वायर। अब यहां रखेंगे R2 की वैल्यू और वो हो जाएगा 2R1/R1, R1 से R1 कैंसिल, तो T2 इक्वल टू हो गया 4T1। T1 की वैल्यू है 1000 न्यूटन, तो दूसरा तार जो है वो 4000 न्यूटन के तनाव बल पर ही टूटेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो फॉर अ मेटल लाइज बिटवीन, धातु के लिए पॉइसन अनुपात का न्यूनतम व अधिकतम मान जो होता है कितना है, ठीक है, या किसके बीच लाई करता है। ऑप्शन है -∞ to +∞, 0 to 1, -∞ to +1 और 0 to 0.5। तो आप सभी लोगों में से बहुत से लोग इसमें फर्स्ट 3 में जो है आंसर ढूंढेंगे, लेकिन आपको मैं बता दूं कि धातु के लिए ये जो होता है वो आपका 4th ऑप्शन यानी 0 to 0.5 जो होता है वो आपका पॉइजन रेशियो है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन फॉर अ वायर इज 0.03 and its Poisson ratio is 0.5, then its lateral strain is
यदि एक तार की अनुदैर्ध्य विकृति 0.03 है तथा पायसन अनुपात 0.5 है तब पार्श्विक विकृति होगी। ध्यान रखिएगा, अनुदैर्ध्य विकृति मतलब लॉन्गिट्यूडनल और पार्श्विक विकृति मतलब लेटरल। अब इसी हिसाब से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सॉल्यूशन हो जाएगा, जो आपका पॉइसन रेशियो गामा होता है वो होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो भैया हमें लेटरल स्ट्रेन ही तो निकालना है, पार्श्विक विकृति, और ये दिया हुआ है। देखिए क्या क्या, ये है आपका 0.5, ये मान लेते हैं कि d है, डेल्टा d, और ये आपका हो गया 0.03, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डेल्टा d इक्वल टू हो गया 0.015, थ्री डिजिट पे लग गया, तो ये आपका हो जाएगा आंसर 0.015। अब आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन, द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ वायर डिपेंड्स ऑन, भंजक प्रतिबल निर्भर करता है, किसी तार का भंजक प्रतिबल निर्भर करता है। ऑप्शन है लेंथ यानी तार की लंबाई पर, रेडियस तार की त्रिज्या पर, मटेरियल तार के पदार्थ पर, और चौथा है शेप तार की आकृति पर। तो दोस्तों जो आपका ये है इसको आप करिएगा और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर लिखिएगा। वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सपोर्ट करिए। इसके बाद जो हम लोग का टॉपिक होगा वो एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक होगा जिसका नाम है ग्रेविटेशन। पिछली जो वीडियो है जो ग्रेविटेशन का पढ़ा हुआ है वो सिर्फ हिंदी में है, तो अब हम लोग जो पढ़ेंगे उसको हिंदी इंग्लिश दोनों कंबाइन में पढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर लाइक करिए और शेयर भी करते रहिएगा। थैंक यू।